नमस्कार, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं जागरण जोश। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी जानकारी की सबसे शक्तिशाली ताकत है और साथ ही अविश्वसनीय आविष्कारों का केंद्र भी, और वो है परमाणु ऊर्जा यानी एटॉमिक एनर्जी। जरा अपने आसपास देखिए, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, कुर्सियां, रोशनी, यहाँ तक कि वह हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ये सब परमाणु एटम्स कहे जाने वाले छोटे अदृश्य कणों से मिलकर बने हैं। दशकों से वैज्ञानिक यह सीख रहे हैं कि इन परमाणुओं के दिल में छुपी हुई अथाह ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल किया जाए। यह वह शक्ति है जो हमारे शहरों को रोशन कर सकती है, हमारी फैक्ट्रियों को चला सकती है और यहाँ तक कि बीमारियों से लड़ने में भी हमारी मदद कर सकती है। आज हम इस शक्ति के रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं। हम चर्चा करेंगे कि कैसे परमाणु ऊर्जा काम करती है, स्वच्छ बिजली यानी क्लीन इलेक्ट्रिसिटी में इसकी क्या भूमिका है और हमारे देश और दुनिया के लिए इसका कितना रोमांचक भविष्य है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऊर्जा किसी भी देश के विकास की नींव होती है और इस ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन में केंद्र सरकार परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 यानी एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 को लोकसभा में पेश करने वाली है। दोस्तों, यह विधेयक 1962 के पुराने परमाणु ऊर्जा अधिनियम को बदलने के लिए लाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाना और इसे निजी भागीदारी यानी प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए अधिक आकर्षक बनाना है। दोस्तों, आज भारत की कुल परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 8.8 गीगावाट है, जो देश के बिजली की मांग का एक छोटा हिस्सा है। लेकिन परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 के साथ सरकार ने 2047 तक इस आंकड़े को 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाकर 100 गीगावाट तक ले जाने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। यह विधेयक निजी भागीदारी के दरवाजे खोलकर भारत को ऊर्जा सुरक्षा में एक विश्व शक्ति बनाने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम साबित हो सकता है। दोस्तों, यह सवाल अक्सर उठता है कि हमारे देश में परमाणु ऊर्जा से जुड़े बड़े फैसले कौन लेता है और किस आधार पर लेता है। तो आपको बता दें कि इस पूरे सिस्टम की नींव है परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962। यह एक तरह से हमारे मुख्य कानूनी आधार है। यह एक्ट तय करता है कि परमाणु सामग्री का विकास कैसे होगा, उसे नियंत्रण कैसे किया जाएगा और उसके इस्तेमाल किस तरह से होंगे। यानी यह पूरे सिस्टम का मूल ढांचा तैयार करता है। मगर सिर्फ एक कानून से काम नहीं चलता। परमाणु ऊर्जा से जुड़े कई अन्य जरूरी फैसले लेने के लिए हमारे पास दूसरे खास कानून भी हैं। ये कानून अलग अलग चीजों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले आता है सिविल दायित्व परमाणु क्षति अधिनियम 2010। यह बहुत जरूरी है। यह तय करता है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो पीड़ितों को मुआवजा कैसे मिलेगा और इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यह देखता है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। और तीसरा है परमाणु ऊर्जा नियम 2004। ये नियम हमें बताता है कि रेडिएशन से सुरक्षित रहने के लिए हमें क्या करना है। तो बात सीधी है, 1962 का एक्ट बेस है और बाकी कानून सुरक्षा, मुआवजा और पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। तभी यह पूरा सिस्टम सुरक्षित तरीके से चल पाता है। अब बात करते हैं परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 यानी एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 के बारे में और कैसे ये बिल आने वाले समय में देश के लिए बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 का सबसे बड़ा और सबसे खास मकसद क्या है? वह है परमाणु क्षेत्र में निजी कंपनियों को जोड़ना। अभी तक हमारे देश में जितने भी 24 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, उन्हें सिर्फ एक सरकारी कंपनी संभालती है, जिसका नाम है NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह भारत सरकार की इकलौती यूनिट है जो बिजली बना रही है। मगर अब सरकार इस बिल के जरिए निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे खोलना चाहती है। क्यों? इसका कारण बहुत सीधा है, देश की बढ़ती बिजली की मांग। आप सोचिए, हमारा देश तेजी से विकास कर रहा है और हमें हर दिन ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है। सरकार ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है, साल 2047 तक परमाणु ऊर्जा से 100 गीगावाट बिजली पैदा करना। अब एक्सपर्ट्स का साफ साफ कहना है कि जब तक इस सेक्टर में निजी खिलाड़ी यानी प्राइवेट प्लेयर्स मैदान में नहीं उतरेंगे, तब तक हम यह 100 गीगावाट का विशाल लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। निजी कंपनियां इन्वेस्टमेंट लाएंगी, नई तकनीक लाएंगी और काम को तेजी से करेंगी। तभी भारत बिजली उत्पादन में एक बड़ी शक्ति बन पाएगा। दोस्तों, यह सवाल बहुत जरूरी है कि क्या भारत अकेला ऐसा देश है जो परमाणु क्षेत्र में निजी कंपनियों को लाना चाहता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। दुनिया में कई बड़े देश पहले से ही यह मॉडल सफलतापूर्वक चला रहे हैं। सबसे बड़ी मिसाल है अमेरिका। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बिजली बनाता है, करीब 700
79 टेरावाट घंटे सालाना, और वहां की ज्यादातर बिजली का उत्पादन प्राइवेट कंपनियों जैसे कॉन्स्टलेशन एनर्जी जैसी कंपनियों के हाथ में है। दूसरा बड़ा नाम है फ्रांस। फ्रांस अपनी 60% से ज्यादा बिजली न्यूक्लियर एनर्जी से बनाता है, और यहाँ की मुख्य बिजली कंपनी ईडीएफ भी एक बड़े हिस्से में प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ काम करती है। एशिया में दक्षिण कोरिया भी परमाणु बिजली का बड़ा उत्पादक है, और वहाँ भी कई बड़ी कंपनियां इस सेक्टर में सक्रिय हैं। यहाँ तक कि छोटे देश भी अपने बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए अब छोटे मॉड्यूल रिएक्टर यानी एसएमआरस जैसी नई तकनीक में प्राइवेट सेक्टर का निवेश ले रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जिन देशों ने निजी कंपनियों को निवेश करने की आज़ादी दी है, उन्हें ही परमाणु ऊर्जा से सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने का मौका मिला है। तो भारत का यह कदम कोई नई पहल नहीं है, बल्कि एक आजमाया हुआ और सफल रास्ता है जो हमारे 100 गीगावाट के बड़े लक्ष्य तक तेजी से पहुंचा सकता है। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 केवल निजी कंपनियों के प्रवेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के ऊर्जा परिदृश्य में कई आधारभूत नवाचार लाने वाला है। सबसे पहले यह विधेयक कंपनी की परिभाषा को व्यापक बना रहा है, जिससे सरकारी एनपीसीआईएल के एकाधिकार को खत्म करते हुए कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी भी निजी संस्थान लाइसेंस लेकर परमाणु ऊर्जा उत्पादन कर सकेंगे। दूसरा, यह भविष्य की तकनीक यानी स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर यानी एसएमआरस को सक्रिय रूप से प्रोत्साहन देगा। यह छोटे और तेज बनने वाले रिएक्टर निजी निवेशकों के लिए बड़े पैमाने पर आकर्षित करेंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, यह बिल परमाणु क्षेत्र में लगे मौजूदा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई पर प्रतिबंधों को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं, जिससे वैश्विक पूंजी और उन्नत तकनीक भारत आ सकेगी। और अंत में निवेशकों की चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार सिविल दायित्व परमाणु क्षति अधिनियम 2010 यानी CLNDA में भी संशोधन करेगी, जिससे परमाणु दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे और देनदारी के नियम अधिक स्पष्ट और उद्योग के लिए अनुकूल बन सकेंगे। ये सभी प्रावधान मिलकर भारत को 100 गीगावाट के लक्ष्य की ओर तेजी से ले जाने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार कर रही है। दोस्तों, सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों को लाने के लिए तैयार है, लेकिन इस राह में कई ठोस चुनौतियां हैं जिसका समाधान करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले यह क्षेत्र उच्च प्रारंभिक लागत और 7 से 10 साल के लंबे निर्माण समय की मांग करता है। ऐसे में निजी कंपनियां इतने बड़े निवेश को लंबे समय तक बिना निश्चित रिटर्न के फंसाने में संकोच कर सकती है। दूसरा, निजी क्षेत्र के प्रवेश से सुरक्षा और नियामक निरीक्षण का मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है। लाभ संचालित संस्थाओं द्वारा सुरक्षा मानकों से कोई समझौता ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को अपने निरीक्षण को अत्यधिक मजबूत करना होगा। तीसरा, भारत में यूरेनियम की घरेलू आपूर्ति सीमित है, इसलिए 100 गीगावाट के लक्ष्य को पूरा करने के लिए निजी कंपनियों को भी परमाणु ईंधन के आयात पर लगातार निर्भर रहना पड़ेगा, जो भू राजनीतिक जोखिम पैदा करता है। और अंत में सबसे बड़ी चिंता सिविल दायित्व परमाणु क्षति अधिनियम 2010 यानी CLNDA के तहत दुर्घटना की देनदारी का वर्तमान ढांचा है, जो निजी निवेशकों के लिए एक बड़ा जोखिम है। और इस विधेयक में इसे अनुकूल और स्पष्ट बनाए बिना बड़ी पूंजी आकर्षित करना मुश्किल होगा। ये वो बाधाएं हैं जिन्हें दूर किए बिना भारत अपने महत्वाकांक्षी परमाणु लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, जब भी परमाणु ऊर्जा की बात होती है तो इसके दो सबसे निर्णायक पहलुओं पर्यावरण और सुरक्षा पर चर्चा अनिवार्य हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके पर्यावरण लाभ यानी क्लीन एनर्जी की। परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है संयंत्रों से ग्रीन हाउस गैसों यानी CO2 का उत्सर्जन लगभग शून्य होना, जो इसे कोयले या गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का एक उत्कृष्ट विकल्प बनाता है। यह विशेषता परमाणु ऊर्जा को जलवायु परिवर्तन से लड़ने और भारत के नेट जीरो गोल्स को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनती है। हालांकि इस स्वच्छ शक्ति का एक गंभीर नुकसान भी है, यह है रेडियोएक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट। उपयोग किए गए नाभिकीय ईंधन का यह वेस्ट मटेरियल वर्षों तक घातक रेडिएशन उत्पन्न करता है। इससे सुरक्षित रूप से जियोलॉजिकल डिस्पोजल जैसी कठोर विधियों द्वारा प्रबंधन करने की चुनौती अत्यंत जटिल और महंगी होती है। इसके अलावा सुरक्षा संबंधी चिंताएं हमेशा बनी रहती हैं। शेरनोबिल और फुकुशिमा जैसी ऐतिहासिक दुर्घटनाओं का भय जनता के मन में गहरा है। ऐसे में जब सरकार निजी कंपनियों को इस क्षेत्र में ला रही है तो नियामक संस्थाओं के लिए यह सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि ये कंपनियां लाभ की होड़ में भी
सुरक्षा के सर्वोच्च मानकों की सख्ती से पालन करें ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। संक्षेप में, परमाणु ऊर्जा जहां जलवायु के लिए वरदान है, वहीं इसके अपशिष्ट और दुर्घटना जोखिम के प्रबंधन में अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि परमाणु ऊर्जा में हमारे देश के लिए बहुत बड़ी शक्ति छिपी है। यह हमें साफ बिजली दे सकती है, विकास की रफ्तार बढ़ा सकती है और दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच लाकर खड़ा कर सकती है। हालांकि निजी कंपनियों को लाना एक बड़ा कदम है और इसकी सफलता के लिए पैसे का इंतजाम, सुरक्षा के कड़े नियम और ईंधन की सप्लाई जैसी चुनौतियों पर ध्यान देना जरूरी होगा। अगर सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर ये जिम्मेदारी साथ लेते हैं तो भारत 2047 तक 100 गीगावाट का अपना सपना जरूर पूरा कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।